रूडो और जांका ने मिलकर वॉन्गर की बहुत ही बुरी हाल कर दी, लेकिन वॉन्गर ने अपनी असली ताकत दिखाई और रूडो को अपने साथ ले चला अंधेरी दुनिया में। मगर तभी एंट्री होती है क्लीनर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की। अब ये जंग और भी ब्रूटल बनने वाली है। सो वेलकम टू गच्याकुता। ठीक आधी रात निजी देखता है क्लीनर्स के सभी मेंबर्स रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे थे, मगर जिसके लिए पार्टी है वही उदास है। रियो बोलते कि कल काम के बीच ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट धोखा दे दिया, तब से ये ऐसा ही है। साथ ही वो कल जिस ट्रैश बीस्ट का खात्मा किया उसका कोर एनिमा से नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट से बना था। इस बात ने उन सबको चौंका दिया, इसीलिए रियो ये खबर सीनियर्स तक पहुंचा दी। दिन वो सब यहाँ पार्टी कर रहे हैं। रूडो बहुत ही उदास बैठा था, तभी ग्रीस उससे बात करता है। मैं जानता हूँ तुमने कल अच्छा काम करी, तुमने फोलो को उस ट्रैश बीस्ट से बचाया। रूडो कहता है वो अपनी ताकत ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया और रियो को हमें बचाना पड़ा। वहाँ ऊपर भी ऐसा ही होता था, वो हमेशा गुस्से में लोगों को मार देता, फिर उसे बचाने के लिए रिक्तो को आना पड़ता था, जो सोचकर उसे बुरा फील होता है। पर तभी ग्रीस उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग उन जैसे सपोर्टर्स को देखकर उन्हें बेकार लोग और क्लीनर्स के गले में लड़का बोझ कहते हैं। लेकिन रूडो ऐसा नहीं था। वो लड़का फोलो ट्रैश बीस्ट का सफाया करने के लिए ही क्लीनर्स में शामिल हुआ था, लेकिन बिना ताकत के उन्हें मारना नामुमकिन है। इसलिए वो एक गिवर बनने की उम्मीद में अपनी प्यारी चीज़ में काम कर रहा है। लेकिन एक सपोर्टर बनने के बाद से वो कहता है, मैं गिवर बन गया तो भी एक सपोर्टर ही रहूँगा, उन लोगों को दिखा दूंगा जो हमें छोटा समझते हैं। और अब वो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ग्रीस अब रूडो से पूछता है वो एक चीज़ क्या है जो वो हमेशा से करना चाहता है। उस पर दोबारा सोचने से उसका रास्ता साफ दिखाई देगा। खुद पर यकीन रखो, तुम भले ही अब हमारे नीचे हो लेकिन जिंदा तो हो। रूडो को ग्रीस की बर्ताव और बात से एक अजीब फील होता है। तभी एंजिन, रियो और निजी उसे कुछ खा लेने के लिए कहते हैं। अब रूडो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वही वॉन्गर नाम का बंदा उस गैंगस्टर के हाथ काट दी। वो कहता है, और कितना मारोगे, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो। तो वॉन्गर उसे मार दी। सफ़ेद बाल जिनका रंग सिरे से गहरा, एक्सपायर्ड गिवर, ये तो कमाल का निशानी है यार। ऑन द अदर साइड जेमियो को एक क्लाइंट का कॉल आती है, इसीलिए वो निजी के साथ एक मीटिंग रखी। बट निजी पूछता है ये ट्रेनी यहाँ क्या कर रहा है। हाँ मुझे पता है, मैं इसका ट्रेनर होने वाला हूँ, पर वो तो इसके क्लीनर्स में ऑफिशियली ज्वाइन होने के बाद ही ना। जेमियो बताते कि इस रिक्वेस्ट में कुछ अनोखा है। एक मर्चेंट को पार करते वक्त एक ट्रैश बीस्ट ने हमला किया। उस बीस्ट ने उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो मर्चेंट चाहती है कि वो उस बीस्ट को मारकर उसका सामान हासिल करे, जो था स्पायराइड। दो स्पायराइड्स का मिल जाना कोई मामूली बात नहीं, इसलिए उसने रूडो को भी बुलाया, जिसे रूडो को वापस जाने के लिए कुछ हिंट मिल जाए। तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। एंजिन जेमियो से कहा था कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है, इसलिए वो चाहता कि निजी इस केस को संभाले। निजी ये सुनकर हैरान हो गया था, तो वो एकदम जोश में अपने काम शुरू कर दी। फोलो रूडो को बताता कि ग्रीस अपने पास एक छोटी तावीज रखी है। जब भी वो बाहर जाते हैं वो उससे दुआ करता है कि वो सब सुरक्षित से वापस लौटे। ग्रीस कहता है कि प्रार्थना करने से कभी किसी की बुरा नहीं होता, इसीलिए वो प्रार्थना करता है। तभी अचानक वो मर्चेंट वाली औरत एंटर होती है। वो उन्हें ट्रैश बीस्ट के ठिकाने पर ले चलती है। निजी को शक होने लगता है, क्योंकि ट्रैश बीस्ट इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। फिर भी एक ट्रैश बीस्ट का किसी इंसान को ले जाना बहुत ही अजीब है। वो क्लाइंट उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर ले चलती है। निजी एकदम चौंका रहता है, मगर इतने में वो औरत उन्हें तेजी से पुश कर रही थी। रूडो और बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ एक डॉल के अलावा कोई स्पायराइड नहीं है, और तभी सडनली वो सब नीचे गिर जाता है। वो औरत तो सिर्फ मिट्टी से बनी क्लोन थी। और अब एंट्री होती है राइडर्स की। निजी को सब समझ आ गया था, इन्होंने उन सब को अपने जाल में फंसा लिया है। राइडर्स एक ऐसी खतरनाक ग्रुप है, ये चोरी, कत्ल करना और इलीगल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हैं, जो क्लीनर्स और गिवर से नफरत करते हैं और दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ग्रीस अपने 3 साथियों को बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं फोलो उसके साथ रूडो की हिफाजत करेगा। देन वो जांका निजी से पूछता है, क्या तुम इन्हें संभालोगे ना? मेरी फिक्र मत करो, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ग्रीस अब उन्हें लेकर भागना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनके पास कौन सी पावर्स है। निजी को पता था वो लोग स्पायराइड के बारे में कभी ना कभी पता लगा लेंगे,
और उससे बेचकर उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। वो लड़की बोलती है, सच कहूँ तो हमारे उससे बेचने का कोई इरादा नहीं है, हम तो स्पेराइड के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए हमें एक जिंदा स्पेराइड चाहिए। तो वो लड़के अपनी ताकत से मिट्टी से बनी क्लोन्स को समन कर ले। अब निजी लड़ने के लिए तैयार है। मिट्टी की गोलियों। बट उन क्लोन्स में रेडर्स का एक बंदा चुप चुप के निजी पर हमला करता है। चलो एक छोटा गेम हो जाए, मरने से पहले असली दुश्मन को पहचानो। साथ ही वो लड़की जमीन के कुछ हिस्सों को छीकड़ में बदल कर निजी को अपना ट्रैप में फंसा लिया, क्योंकि अभी के क्लीनर्स में ज़ांग का निजी ही एक लौता शख्स है जो उसके खिलाफ लड़ सकता है। और एक बार वो ख़त्म हो गया तो रेडर्स का जीतना पक्की है। निजी को उनके बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, आल्दो वो ये भी समझ गया था वो आदमी तो सिर्फ पंच करता है, साथ ही वो एक स्नो शूज जैसा कुछ पहन कर रखा है। वो उसका पार्टनर इसलिए बनाया ताकि वो कीचड़ में चल सके। कीचड़ ने बना दी जोड़ी। वो लड़की गुस्से में आकर धमकी देती है, पर निजी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से जानता है। वजन, खुशबू, बनावट वो सब जानता है। इसका मतलब उसे वार करना आता है। बहुत ही अच्छे से आता है। खेल खत्म। उसका एक ही वार से सारे कीचड़ की दज्जियां उड़ गई। मगर तभी अचानक वांग की एंटर होती है। रूडो को निजी की फिक्र हो रही थी। तभी ग्रीस एग्जिट ढूंढकर अपने साथियों को भेजता है बैकअप को बुलवाने के लिए। तभी वांग भी आ जाता है, सफेद बाल जिनका रंग सिरे से गहरा। ये तो तुम ही हो। हाँ? वांगर एग्जिट अब बंद कर दी। ग्रीस पूछता है कि निजी कहाँ है, पर वांगर बोलता है, पता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो मेरे साथ चलो ना मेरे प्यारे स्पायराइड दोस्त। रूडो भी नीचे के बारे में ही पूछता है कि वो कहाँ है। वांग बताता कि वो जिंदा है, वो तो बस उसे बेहोश किया है। हालांकि उसे नहीं लगता निजी उसके जहरों से बच पाएगा। वांग अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करके रूडो को धमकी देता है कि वो उसके साथ चुपचाप चले। ग्रीस और फोलो उस पर अचानक हमला करी, बट वांग के सामने ये एक कमजोर वार था। ग्रीस कहता है कि वो अपने टीममेट को हर हाल में हिफाजत करेगा, चाहे उसे किसी से भी लड़ना पड़े। वांग अब सीरियस हो जाता है। रूडो ग्रीस से बोलता है, तुम इससे नहीं लड़ सकते, तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्रीस बिना कुछ कहे खामोशी से खड़ा था, यानी वांग पहले इस पर हमला कर दी। क्योंकि ये लोग तो वैसे भी किसी काम के नहीं होते। रूडो ये देखकर बहुत ही शॉक में था। तभी हमें रूडो की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। रूडो खुद को चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि रेक्तो ने दूसरों को चोट पहुंचाने से मना किया है, इसीलिए वो खुद को चोट पहुंचा दी, जो देखकर रेक्तो को उसकी चिंता हो रही थी। देन वो रूडो की ट्रीटमेंट करता है। फिर हर तरह की चीज़ें वो दोनों मिलकर करते हैं, जैसे बाहर घूमना, गेम्स खेलना और कुछ काम करना। ऐसे ही बहुत कुछ ट्राई करी ताकि रूडो को अकेलापन महसूस ना हो और ये पता लगाने कि उसे किस चीज करने में इंटरेस्ट है। तभी रूडो देखता है एक शहर वाला अपने कचरे डस्टबिन में डालकर चला गया। रूडो भागकर जाके उस डस्टबिन से एक डॉल की सर उठा लिया, फिर एकदम रोना शुरू कर दी। रेक्तो पूछता है, इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? रूडो कहता है, ये तो थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, इसे फेंकने की क्या जरूरत है, इसमें अभी भी बहुत जान बाकी है, ये गलत है। रूडो उसे ठीक करना चाहता है। रेक्तो को लगता है रूडो को अपना काम मिल गया, वो दूसरों की फेंकी हुई चीजें की कीमत महसूस कर सकता है। रूडो अब बहुत ही एग्रेशन में था, जिसे हाई लेवल प्रेशर रिलीज होती है। ग्रीस को खून बिना रुके जा रहा था, मगर वो समझ जाता है। रूडो इसीलिए अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो सब उसे गलत समझ लिया था। और रूडो की ताकत उन चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलने की नहीं है जिन्हें वो छूता है, बल्कि उसकी काबिलियत है उनके अंदर छुपी हुई पूरी ताकत को सामने लाना। वो तावीज़ की असली ताकत अब बाहर आ गई, जो देखकर वांग सरप्राइज्ड हो गया था। हालांकि वो रूडो से बेकरार होकर पूछता है कि वो और क्या क्या कर सकता है। रूडो ग्रीस की शुक्रिया अदा करता है, उसी की वजह से रूडो को पता चला उसका असली कोर क्या है, जो हमेशा से करना चाहता था। रूडो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है वो उसे जरूर हराएगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो चलो एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते हैं, रूडो मेरे दोस्त। फोलो देखता है कि ब्लड नहीं रुक रहा है, ग्रीस को मदद की जरूरत है।
तो ग्रीस कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। वहीं रूडो पिछली बार अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसके डर और गुस्सा उसके असली मकसद ही बुला दिया, मगर अब सिचुएशन ऐसा नहीं रहा। वांगर को रूडो से लड़कर बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन वो देखता है कि रूडो तो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला, क्योंकि उसे हिलने की जरूरत ही नहीं। वाह भाई क्या एटीट्यूड। वांगर को ये देखकर जल जाता है, तो वो तो रूडो पर वार करते ही जा रहा था, मगर उसका एक वार भी रूडो को हिट नहीं करती। वांगर को कुछ समझ ही नहीं आता। मैं समझाता हूँ। ग्रीस हमेशा से इस तावीज़ से सबकी सही सलामत वापस आने की प्रार्थना करता है। सही सलामत वापस आना यानी बिना चोट पहुंचाए। चोट ना लगने के लिए अच्छे से अच्छा डिफेंस की जरूरत है। इसलिए रूडो बस यही सोचा। अब वांग को अच्छे से समझ आ गई थी, ये वही ताकत है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ऑल्दो रूडो को ये भी पता था कि वो अगली बार का हम पर करने वाला है। मैं इस तावीज़ का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं कर सकता, तो मैं मुक्के का इस्तेमाल करके तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रूडो के की पन से ही वांग के मुंह से खून निकल जाता है, पर वो इससे खुश था। रूडो की स्ट्रैटेजी देखकर वो तो पागल हो गया था। याद है तुमने कहा था मुझे ले जाने से पहले थोड़ी मस्ती करनी है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मस्ती किसे कहते हैं, समझा कमीने। रूडो बार बार गाली देने से वांग थक जाता है। देन सडनली उस पर वार कर दी, पर इससे कोई फायदा नहीं। वो तावीज़ उसे पैरालाइज कर दी। अब वांग उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करता है, फिर हीटों से उन पर हमला करना शुरू कर दी। तो रूडो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर वांग अचानक उस पर हमला किया, बट फिर भी वही होता है। रूडो तो फुल फोकस में था। वांग अब एकदम सीरियस होकर उस पर अपना चाले चलाता है और बार बार उस पर हमला करने ट्राई करी, बट रूडो तो उसका बहुत ही बुरा हाल कर दी। एक पॉइंट पर वांग थक चुका है, लेकिन अभी भी वो हंस रहा है, जो देखकर रूडो को बहुत ही अजीब लगता है। वांग कहता है कि उसने मार खाते वक्त एक बात पर गौर किया। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को भी पहचान लेता है और हमलावर को उसके पास पहुंचने नहीं देता। मगर जब वो उस पर पत्थरों से हमला करी तो उसने एक चीज़ देखी। उसका इंस्ट्रूमेंट उन्हें नहीं रोकता जो बुरे इरादों से नहीं आती। वांग का वाइटल इंस्ट्रूमेंट मानकीरा, इसके दाएं पंजे में ताकतवर न्यूरोटॉक्सिक है। वो खुद पर ही जहर चढ़ा दी, बस ये देखने के लिए कि जब वो होश खोकर पागल की तरह इधर उधर बिना सोचे समझे हमला करेगा तो क्या तब उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को भांप पाएगा। वांग अब बेहोश हो गया। रूडो को यह पागलपन लगता है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। वांग अपने बॉडी में न्यूरोटॉक्सिक इंजेक्ट करने से सेल्फ कंट्रोल खो दी और अपने आप पर काबू ना रहा। रूडो ये सोच रहा था कि अगर वो वही लड़ता रहा तो ग्रीस और फोलो को चोट लग सकती है, इसलिए वो वांगर को दूर ले चलता है। वांग आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस पर हमला करी। वो तावीज़ उसकी बुरी इरादों को भाप नहीं पाया, जिसे रूडो को खुद उसका सामना करना पड़ता है। रूडो अब इस बात से परेशान था कि वो उसे कैसे रोके, क्योंकि जिसे दर्द से मजा आए वो भला उसे कैसे हरा सकता है। वांग अब बिना रुके बहुत ही रफ्तारी से रूडो पर हमला करना शुरू कर दी। एट दिस पॉइंट रूडो सिर्फ डिफेंस में फोकस कर रहा था ताकि वो उस जहर से बचे रहे। वांगर तो उसे मारने ही वाला था, पर तभी रूडो देखता है कि वो इंस्ट्रूमेंट तो निजी का है। अबे ओए पागल कहेंगे, एक बच्चे से क्यों उलझ रहे हो? तुम पहले मुझे ठीक से तो हरा कर दिखाओ। निजी रूडो से कहता है कि वो उसे लड़ने दे। रूडो तो ये देखकर हैरान था कि निजी तो उसके जहर से बच गया और अभी भी कमजोर है। निजी कहता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो खुश था कि रूडो आखिरकार अपना शक्ति ठीक से जानना शुरू कर दिया। वो तावीज़ काफी बड़ा और डरावना है, बट फिर भी निजी को ये पसंद आया। रूडो उसे बताता है वांगर खुद के शरीर पर न्यूरोटॉक्सिक इंजेक्ट करने से अब ये इंस्ट्रूमेंट उसे नहीं रोक पा रही है और न ही उस पर कोई असर है। निजी कुछ देरी से इनकी लड़ाई देखकर फुल एनालाइज कर रहा था। आखिर जो उसका टीचर तो बनने वाला है। रूडो का इंस्ट्रूमेंट का असर अब उस पर काम नहीं करता और वांगर निजी की ऐसी हालत बना दी जिसे वो ठीक से चल नहीं सकता। इसीलिए निजी रूडो से कहता कि वो उस पर वार करने दे। ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट जो है
रूडो पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। निजी बताता है कि वो ठीक से चल नहीं सकता, पर हो सकता है उसका इंस्ट्रूमेंट रूडो की तावीज़ को ट्रिगर करे और उसे वहां पहुंचा दे जहां उसे होना चाहिए, क्योंकि रूडो के मुक्के से निजी का वार काफी पावरफुल है जिसे शायद वो उसे हरा पाएंगे। वांग को होश आते ही उन पर हमला कर दी। निजी को उसके पंजे देकर बहुत ही गुस्सा आता है तो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दी। निजी के प्लान सच में काम कर गया, जो देखकर वो खुद हैरान था, लेकिन रूडो तो डर गया था क्योंकि वो तो सच में उसे मारने वाला था। खैर, तो अब शुरू होगी असली बैटल। रूडो अगेन अपनी शक्ति से निजी को उसके पास तक पहुंचा दी। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके निजी तो उसकी खूब पिटाई करता है। अरे ये बच्चा तो भारी पड़ गया। वांग तो बेहोश हो गया। निजी लड़ते लड़ते थक चुका है। वही रूडो अपनी शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करने से अब वो तावीज भी पूरी तरह मिट जाती है। ग्रीस की तावीज मिटते हुए देखकर रूडो को बहुत ही बुरा लगता है। निजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो तावीज कैसे मिट गया, क्या कोई और वजह है। रूडो की हेल्थ अचानक बिगड़ गई जिसे वो जमीन में गिर गया। तभी जांग का निजी देखता है रूडो के शरीर में पॉइजन मिला हुआ है, यानी वांगर पहले ही उस पर हमला कर दी और वहीं वांगर अपनी बाएं पंजे से जहर खुद के बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था, जिसे वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। निजी को एक चीज समझ नहीं आ रही थी, इतनी पिटाई और घायल होने के बावजूद भी वो कैसे खड़ा हुआ है। वांगर बताता है कि उसका बाएं पंजे से छोटी डोज लेने से उसका दर्द चट से गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो उसे हील कर देगा। वही वांग खुद नहीं सोचा था उसकी इतनी खूब पिटाई होगी, इसलिए वो निजी और रूडो का शुक्रिया करता है। वांग उन्हें ये भी बताता है उसका जहर सिर्फ उस पर 10 मिनट तक ही असर करता है, पर बाकियों पर उसका असर 30 मिनट तक रहेगा। तो वांग निजी को और एक डोज दे दी जिसे वो पैरालाइज हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वांग रूडो को अपने साथ ले चलता है। निजी सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग अब उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, मगर वहाँ रियो उसे लॉक कर ली। इतना ही नहीं, क्लीनर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स एंजिन और बाकी लोग वहां मौजूद थे। एंजिन को सब समझ आ गया था। बिल्डिंग के नीचे एक बहुत ही गहरा बेसमेंट है। ज्यादा नीचे जाने वाले के चौका कॉन्स काम नहीं करते। उसने एक ऐसा ट्रैप सेट किया ताकि वो आसानी से मदद ना बुला सके, जो सोचकर एंजिन गुस्से में था। एंजिन अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ साथियों को भेजता है। वही वांग कहता है, अरे वाह, तुम सब देखने में बहुत ताकतवर हो यार। मैं यहाँ ऐसे टूटे फूटे हालत पर पड़ा हुआ हूँ और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ। कहीं मुझे तुम सबसे प्यार ना हो जाए। इस हालात में भी एंजिन और रियो रूडो का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक बंदा तो पागल हो गया था अपने टीममेट को इस हालात में देखकर। एंजिन तो वांगर को धमकी देता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, लेकिन क्या इत्तेफाक है, वांगर तो डर के भागना नहीं चाहता और ना ही वो उसके ऑर्डर्स पूरा करे बिना वापस नहीं जा सकता है। उसे पता है वो क्लीनर्स के खिलाफ अकेले जीत नहीं पाएगा, मगर वो रूडो को अपने साथ ले जाए बिना भी वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक सीतोनी एंडोर नाम की रेडर की मेंबर वांगर को रोक लेती है। वांग कहता है कि वो उसके रास्ते से हटे। एंडोर बोलती है, वापस चलो वांगर। बॉस के चेहरे में बहुत ही बड़ी स्माइल थी, जो सुनकर वांग मान ली। देन वो उन सभी को अलविदा कहता है, मगर रूडो इस हालात में भी वांगर को लड़ने के लिए बुलाता है ताकि वो ग्रीस का बदला ले सके। वांग कहता है, तुम तो कमाल के फाइटर हो यार, और वो नोटिस करता है कि रूडो के पास भी उस सीरीज का एक चीज़ है। ये सुनकर एंजिन और बाकियों को कुछ समझ नहीं आता, बट वांग तो खुश हो गया था। वो कहता है कि अगली बार वो ज़रूर रूडो को अपने साथ ले जाएगा। ये कहकर वो चले जाता है। दिन वो रास्ता भी गायब हो जाता है। रूडो सोच रहा था कि ये सीरीज क्या है। ऑल राइट, क्लीनर्स के मेंबर्स उन सभी को बचा लिया, बट रूडो ग्रीस के हेल्थ कंडीशन देखकर इमोशनल हो गया। ग्रीस इस बात से खुश था कि वो तावीज़ उसका काम आई, चाहे उसकी पसंद की चीज़ मिट भी जाए तो भी वो खुश था। रूडो ग्रीस की हेल्थ कंडीशन के बारे में सोचकर परेशान था। तभी एंजिन आकर उससे बात करी, वो इस तरह उदास क्यों है, और उसे ये भी पता चला कि रूडो अपनी पावर्स को समझने लगा। पर रूडो इस बात से खुश नहीं था। उसे तो बस ग्रीस को इस तरह देखकर गुस्सा आ रहा था। वहाँ ऊपर उन्हें नहीं बचा पाया जिन्होंने उसे बचाया था, और यहाँ भी वही हुआ। ये बात रूडो को इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब कर दी।
एंजिन बोलता है ग्रिस जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी टीम के लिए अपनी जान दांव पर लगाई क्योंकि तुम्हें चीज़ों और लोगों की परवाह करते हुए देखा। देन एंजिन उसे अपने साथ ले चलता है ग्रिस से मिलने के लिए। रूडो देखता है कि ग्रिस तो पूरी तरह ठीक है। रूडो पूछता है क्या तुम अब भी जिंदा हो, जो सुनकर एंजिन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि रूडो इसलिए उदास रहा क्योंकि उसे लगा कि ग्रिस अब नहीं रहा। रूडो का बहुत ही शर्मिंदा फील होता है। ग्रिस बताता है कि उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो दरअसल क्लीनर्स की मेडिकल टीम की कमाल है। ये है ईशा स्टिल्जा, क्लीनर्स की इकलौती गिवर जो जख्म ठीक कर सकती है। ईशा बताते कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाती, पर पता नहीं आज कैसे कर दिया। रूडो ये सुनकर फ्रीज हो जाता है। ग्रिस अपने दिल से ईशा का शुक्रिया अदा करता है, जो सुनकर उसे एम्बैरेसिंग होती है। ऑल्दो ग्रिस फॉलो को भी थैंक्स कहता है, साथ ही उसे एडवाइस भी करता है कि वो और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। फॉलो तो इमोशनल होकर रोना शुरू कर दी। खैर एंजिन को अब एक बात साफ पता चल गई, राइडर्स उन क्लीनर्स से खुलेआम पंगा ले रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में उन्हें ट्रैश बीस के साथ साथ और भी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। तभी एक बंदा कहता है उस राइडर ने एक पाउडर का जिक्र किया था, इसे पता चलता है वह ज़रूर स्पेयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एंजिन बताता है कि यही है क्लीनर्स का लीडर आर्का कर्वस। आर्का माफ़ी चाहता है कि वो पहली मुलाकात में रूडो से मिल नहीं पाया। रूडो तो उसे देखकर शॉक में था। उसे यकीन करना मुश्किल था कि क्लीनर्स का लीडर ठीक उसके सामने खड़ा है। मैंने ऐसा सुना है कि तुम जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ कुछ वक्त तक रहने के लिए सोच रहे हो, और अगर तुम रुकना भी चाहते हो तो भी मैं नहीं रख पाता। पर एक बात अच्छी लगी, तुम्हें हमारे लोग पसंद आए और तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इनकी जान बचाई। आर्का अच्छी तरह जानता है रूडो की शक्ति उनके गोल को पूरे करने में काम आ सकता है, इसीलिए वो रूडो को अब ऑफिशियली क्लीनर्स में स्वागत करता है। रूडो ये सुनकर हैरान था। देन आर्का रूडो से पर्सनली बात करता है। कहते हैं कि एक औरत जो है बॉर्डर के पास रहने वाले नोमैंस लैंड में रहती है। एक बार एक मुसाफिर नोमैंस लैंड में खो गया तो उस औरत ने उसकी मदद की थी। तब मुसाफिर ने उससे पूछा तुम भला इस जगह में क्यों रहती हो। उस औरत ने जवाब दिया मैं उन लोगों को देखती हूँ जो ऊपर से गिरते हैं। वो औरत कई सालों से वहाँ रहकर सब देख रही थी। फिर उस औरत ने कहा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और अमर हो जाते हैं। आर्का को लगता है कि शायद उस औरत ने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जिंदा बॉर्डर पार कर सकते हैं। पर एक बात तय है, ये सफ़र बहुत ही खतरनाक होगा। तो आर्का रूडो से पूछता है क्या वो अब भी जाना चाहता है या नहीं। रूडो रुकने का नाम नहीं लेता, उसे बस हर हाल में जाना है। रूडो को क्लीनर्स के यूनिफॉर्म में देखकर एंजिन खुश हो जाता है, बट रूडो अभी उस नोमैंस लैंड वाली औरत से मिलना चाहता था। फॉलो उसे रोकने की कोशिश की, पर वो तो बहुत ही स्ट्रांग था। तभी एंजिन उसे डांटता है, इस तरह बच्चे की तरह जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही उसे अपनी ताकत के बारे में सब कुछ पता है। इस तरह जाना बेवकूफ़ी है। इसलिए एंजिन रूडो से कहता है कि अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है। एंजिन तो आराम करने को कह दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि रूडो को ज़्यादा देर तक नींद भी नहीं आती। तभी सडनली रियो आकर बुलाती है क्लीनर्स की HQ टूर करवाने के लिए। ये है ट्रेनिंग रूम, ये है डाइनिंग रूम और ये है टॉयलेट। देन रियो पूछती है कि क्या वो ऊपर मिठाई खाता है। रूडो बताता है कि ऊपर मिठाई तो सिर्फ मालदार वालों के लिए होता है। रियो कहते कि मिठाई उनके पास है। हम क्लीनर्स कभी कभी उनसे मिठाई खरीद लेते हैं। एंजिन देखता है कि रूडो मिठाई खाने के लिए आया है। जैसे ही रूडो पहली बार स्वीट ट्राई करी, अब वो बिना रुके खाते ही जा रहा था। तभी डियर सांता नाम का बच्चा रूडो से मिठाई मांगता है, लेकिन रूडो को देने के लिए दिल नहीं करता। बट फिर भी सांता तो और मांगता है। रूडो कहता है कि ये कितना लालची है। एंजिन ये बात उसे भी कहता है कि वो भी कितना लालची है। खैर निजी देखता है कि रूडो मिठाई ज़्यादा खाने से जोक्स अपार्ट, निजी रूडो की ट्रेनिंग शुरू कर दी, बट रूडो फिर से अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जो देखकर रियो और एंजिन उसका मजाक उड़ाते हैं। निजी बोलता है रूडो को लोगों की फेंकी हुई चीज़ें पसंद था। अगर वही उसकी ताकत का बुनियाद है तो उसके लिए कचरे भी ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे टूटी हुई चीज़ जो उसके ताकत को जगा सके। देन रूडो उस कचरे से एक चीज़ को इस्तेमाल करी। एंजिन कहता है निजी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, तो उसका तारीफ करता है। निजी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया था। क्या रूडो एक से ज़्यादा हथियार बना सकता है। रूडो भी ट्राई करी।
ज़्यादा देर शक्ति इस्तेमाल करने से। रूडो को एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। जब उसने तावीज़ का इस्तेमाल किया वो क्यों राख में बदल गई, पर ये वाले तो अभी भी ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हो, रूडो की ताकत है कचरे और टूटे हुए की पूरी काबिलियत को बाहर लाना, उन्हें अपने मकसद को पूरे करने के बाद आराम करने देना। यानी रूडो ग्रीस की तावीज़ या दूसरी चीज़ को नहीं तोड़ा जिन्हें वो हथियार बनाता है, बल्कि उसने वक्त से पहले फेंकी हुई चीज़ों को आखिरी बार शांति से चमकने का मौका दिया। रियू पूछती है कि आखिर उस बंदे ने किस सीरीज़ के बारे में कह रहा था। रूडो बोलता है कि शायद इनके जैसे और भी चीज़ें हैं। रियू पूछते है कि उस चीज़ का नाम क्या है, लेकिन रूडो तो इसके नाम के बारे में कुछ सोचा नहीं था। तो इंजन कहता है कि अब तो उसे एक नाम देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ रेडर्स का लीडर गुस्से में था। तभी वांग और सितोनी वापस आते हैं। वो क्लीनर्स, वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वो सीरीज, वो वॉचमैन सीरीज, रूडो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लेकिन शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।